खुलासा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण को लेकर के। जो 7 नवंबर की पोलिंग हुई है उसका आकलन करते हैं आपके साथ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिस तरह से हमारी टीम ने बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के सीटों का आकलन किया, वहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अब तक हमने आपको पहले फेज और दूसरे फेज के वोटिंग के बारे में बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं तीसरे फेज के बारे में। तीसरे फेज में 16 जिलों में 78 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें तिरहुत, मिथिला, उत्तर बिहार के साथ साथ सीमांचल और कोसी के इलाके में वोटिंग हुई थी। और इस वोटिंग में जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग रहा वो 2015 के पोलिंग से भी 2.60 यानी 2.5% कम पोलिंग हुई है। बावजूद जो हमारी टीम ने जो एग्जिट पोल किया है इन 78 सीटों को लेकर के, हम उस पर आपसे अब चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें चंपारण से लेकर के मुजफ्फरपुर तक के सीटें रही हैं और इन सीटों को लेकर के महागठबंधन और एनडीए दोनों की उम्मीदें रही हैं कि इस थर्ड फेज के पोलिंग में जिसको ज़्यादा सीटें आएंगी सरकार बनाने में वही कामयाब होगा। तो आपको हम बताते हैं, सबसे शुरू करते हैं पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर सीट से। थर्ड फेज में वाल्मीकि नगर सीट की चर्चा हम कर रहे हैं। यहां जेडीयू और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहां से जेडीयू गठबंधन ने अपनी लीड बना ली है और एनडीए के खाते में ये वाल्मीकि नगर सीट जाते हुए दिख रही है। वहीं रामनगर की जो सीट है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहां पर संघर्ष था और ये सीट बीजेपी को जाते हुए दिख रही है। वहीं नरकटियागंज की हम बात करें तो नरकटियागंज में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा संघर्ष था, कड़ा मुकाबला रहा है इसमें, और ये सीट भी भाजपा ने अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की है। इसके बाद बात करते हैं बगहा की। बगहा इंपॉर्टेंट सीट है। इस सीट की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहां भी बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से था और ये सीट भी बीजेपी ने अपने खाते में करने की कोशिश की है और बीजेपी यहां से लीड पर है। इसके आगे लौरिया की सीट है। लौरिया में बीजेपी का मुकाबला आरजेडी से था और यहां भी आरजेडी पीछे रह गई है, बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। तो सिकटा सीट जो है पश्चिम चंपारण का, उसकी बात करें तो यहां पर जेडीयू के साथ सीपीआई एमएल का कंटेस्ट हो गया था और इस सीट पर अब दंग हो जाएंगे कि इस सीट पर महागठबंधन आगे है, यानी सीपीआई एमएल यहां से आगे चल रही है। इसके बाद रक्सौल की बात करें हम, ये पूर्वी चंपारण का इलाका है, नेपाल बॉर्डर है, जुड़ा हुआ है नेपाल बॉर्डर से। इस किनारे रक्सौल है और उस किनारे वीरगंज है नेपाल का। तो रक्सौल सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस कड़ा मुकाबला के बीच भी एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली है और बीजेपी के कैंडिडेट ने यहां पर अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है। रक्सौल के बाद हम बात करते हैं सुगौली की। सुगौली का सीट इस बार वीआईपी को दे दिया गया था। बीजेपी ने जो 11 सीटें वीआईपी को दी थी उसमें से सुगौली की भी एक सीट है। यहाँ वीआईपी की
और आरजेडी के बीच में कड़ा संघर्ष हुआ है और यहाँ से वीआईपी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। यानी वीआईपी के खाते में जितने भी सीटें जाएंगी उसमें से एक सुगौली की भी सीटें रहेंगी। ये एनडीए के खाते में सीट जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नरकटिया की। नरकटियागंज अलग है, नरकटिया अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये नरकटिया पूर्वी चंपारण का इलाका है, हिस्सा है, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुकाबला था और ये सीट भी महागठबंधन को नहीं जा रही है। इस सीट पर भी जेडीयू ने बढ़त बना ली है और ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। हम अब बात करते हैं मोतिहारी की। मोतिहारी में बीजेपी और आरजेडी के बीच में संघर्ष काफ़ी कड़ा रहा है। इस सीट पर भी बीजेपी आगे रही है और ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। हम एक बार फिर आपको याद दिला दें कि हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। 10 तारीख को जब काउंटिंग होंगे तब जो नतीजे आएंगे उसके पहले का आंकलन है हमारा खुलासा का। ये इस आंकलन के लिए हमारी टीम और जो एग्जिट पोल को हेड कर रहे हैं सुजीत कुमार सिंह, अनुप्रकाश, इन तमाम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। तो मोतिहारी की सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अब मोतिहारी से हम आगे बढ़ते हैं चिरैया की सीट। चिरैया बीजेपी और आरजेडी के बीच में यहाँ भी मुकाबला रहा है और यह सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ढाका की। ये ढाका बिहार का है, ये भी बॉर्डर है नेपाल का और यहाँ पर बीजेपी का संघर्ष आरजेडी से रहा है और यहाँ पर आरजेडी ने बाजी मार ली है और ये सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। ढाका के बाद हम बात करेंगे अब सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में रीगा क्षेत्र में बीजेपी का कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला रहा है और यहाँ बीजेपी को नुकसान है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे अब सीतामढ़ी की ही दूसरी सीट बथनाहा के बारे में। बथनाहा सीट भी इम्पॉर्टेंट सीट है, यहाँ भी बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं और यहाँ महागठबंधन से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था, फाइट दिया था बीजेपी को, लेकिन फाइट में कांग्रेस पीछे रह गई और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। अब हम बात करते हैं परिहार का। परिहार सीट सीतामढ़ी का सीट है और इम्पॉर्टेंट सीट है। इस सीट पर भी बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है और इस सीट को, परिहार सीट को आरजेडी ने अपने खाते में करने में कामयाबी हासिल की है। परिहार के बाद हम बात करेंगे सुरसंड की। सुरसंड सीट भी इस बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीट रही है। यहाँ जेडीयू और आरजेडी के बीच में टक्कर रहा है और यहाँ जेडीयू पीछे हो गई है। यह सीट आरजेडी को जाते हुए दिख रही है। अब फाइनल तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जो हमारा आकलन है उसके हिसाब से बाजपट्टी जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुकाबला रहा है और यह सीट भी महागठबंधन के खाते में जा रही है, यानी आरजेडी ने यहाँ से लीड ले रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं हरलाखी, मधुबनी की बात करते हैं आपसे। मधुबनी की ये सीट जो है हरलाखी की, यहाँ जेडीयू कैंडिडेट थे और सीपीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और यहाँ से सीपीआई जो है विनिंग पोजीशन में दिख रहा है। ये महागठबंधन को ये सीट जा रही है। जबकि बेनीपट्टी का सीट भी इम्पॉर्टेंट रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला रहा है। कांग्रेस से वहाँ वर्तमान विधायिका हैं, उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने मंत्री को उतारा था, विनोद नारायण झा को, बेनीपट्टी में, और इस सीट से
बीजेपी लीड में है। विनोद नारायण झा ने अपनी बढ़त बना ली है इस सीट पर। अब इसके बाद हम आपको बात करते हैं खजौली की। यह भी मधुबनी की सीट है। बीजेपी और आरजेडी के बीच में यहां कड़ा संघर्ष हुआ है, लेकिन इस संघर्ष के बावजूद बीजेपी आगे है। इसके बाद हम बात करते हैं बाबू बरही की। तो बाबू बरही में जेडीयू और आरजेडी के बीच में संघर्ष रहा है और यहां जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। इसके बाद बिस्फी सीट की हम बात करते हैं। बिस्फी मिथिलांचल की सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, एक तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है क्योंकि वो विद्यापति की जन्मस्थली है। तो बिस्फी सीट पर बीजेपी ने आरजेडी को कड़ा संघर्ष दिया है, लेकिन आरजेडी यहां से आगे है। यह सीट आरजेडी के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसके बाद हम बात करते हैं लौकहा सीट की। यह भी बॉर्डर इलाका है। इस इलाके में भी जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुकाबला था और यह सीट भी जेडीयू को नहीं मिल रहा है, यह आरजेडी के हिस्से में यह सीट जा रही है। वहीं निर्मली का सीट भी जेडीयू और आरजेडी के बीच में था और निर्मली की जो सीट है इस पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। अब हम बात करते हैं पिपरा की। पिपरा की जो सीट है वो जेडीयू और आरजेडी, ये सुपौल जिला की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो पिपरा की जो सीट है यह सीट इंपॉर्टेंट है और यहां पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं सुपौल, जहां से जेडीयू के बड़े लीडर हैं विजेंद्र यादव, वो खड़े थे और वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनको किसी ने पराजित नहीं किया है। और सुपौल सीट इसलिए जेडीयू की तरफ जाते हुए दिख रही है। यहां आरजेडी ने उनको कड़ा टक्कर दिया है, लेकिन उस टक्कर में आरजेडी पीछे रह गई है। अब त्रिवेणीगंज की हम बात करते हैं। त्रिवेणीगंज में भी जेडीयू और आरजेडी के बीच में टक्कर रही है और यहां पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। उसके बाद छातापुर सीट, जहां से बीजेपी की विधायक हैं और लगातार विधायक हो रहे हैं। और आपको बता दें कि मुंबई में जो बिहार के बेटा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या की गई है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, उनके अपने चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू वो छातापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी और आरजेडी के बीच में यहां टक्कर रहा है। यहां नीरज बबलू ने अपनी बढ़त बना ली है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरपतगंज की सीट आरजेडी के हिस्से में जा रही है, तो रानीगंज जेडीयू के हिस्से में जा रही है। फारबिसगंज, अब हम आते हैं अररिया जिला में। तो फारबिसगंज का जो सीट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है और यहां बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। फारबिसगंज के बाद हम बात करते हैं अररिया की। अररिया में जेडीयू का कड़ा टक्कर दिया है कांग्रेस ने और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही है। वहीं जोकीहाट, बीजेपी और आरजेडी के बीच में संघर्ष रहा है यहां और ये सीट आरजेडी के खाते में जा रही है। तो सिकटी सीट, जहां बीजेपी और आरजेडी के बीच में मुकाबला था, वहां बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। अब हम बात करते हैं किशनगंज की। आपको बता दें कि किशनगंज में एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने काफ़ी मेहनत किया है और किशनगंज में जो बहादुरगंज की सीट है, पहले उस सीट की हम चर्चा कर लें। तो बहादुरगंज में वीआईपी को सीट दी गई थी ये और कांग्रेस के साथ इसका कंटेस्ट था, लेकिन ये सीट एआईएमआईएम यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जो है वो उसमें बढ़त बनाई हुई है। तो वहीं ठाकुरगंज का जो सीट है उस सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है।
अब किशनगंज, खास किशनगंज की मैं बात कर रहा हूं। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था। यहां बीजेपी पीछे है, कांग्रेस भी पीछे है, और यहां भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी AIMIM का जो कैंडिडेट है उसने अपनी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन इसके बाद कोचाधामन का जो सीट है JDU और RJD के बीच में मुकाबला था, और यहां से JDU ने अपनी बढ़त बना ली है। अब हम बात करते हैं अमौर की। अमौर का जो सीट है वह सीट JDU और कांग्रेस के बीच में संघर्ष में रहा है, और कांग्रेस ने यहां अपनी बढ़त बना ली है। तो 82 में भी NDA पीछे है, यहां RJD के कैंडिडेट ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं कस्बा, ये पूर्णिया का इलाका है, कस्बा में हम पार्टी को टिकट मिली थी महागठबंधन, ये NDA की तरफ से। हम और कांग्रेस में यहां मुकाबला था, और कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली है। यहां पर हम आपको एक चीज हमेशा बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ एग्जिट पोल कर रहे हैं, हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। जो फाइनल नतीजे हैं वो 10 तारीख के होंगे, जब EVM की काउंटिंग होगी, उसमें ये इसका रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं बनमनखी की। ये पूर्णिया की सीट है। यहाँ बीजेपी और RJD के बीच में कड़ा संघर्ष रहा है, और यहाँ बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। तो वहीं पूर्णिया के रुपौली में JDU और CPI के बीच में मुकाबला रहा है, और यहाँ JDU आगे है। धमदाहा में आपको याद होगा, जहां नीतीश कुमार ने लास्ट चरण में यहां तक कह दिया था कि उनके चुनावी राजनीतिक जीवन का ये अंतिम चुनाव है, और अंत भला तो सब भला। तो मैं उसी धमदाहा की बात कर रहा हूं, जहां JDU का मुकाबला RJD से रहा है, और यहां ये सीट JDU को जाते हुए दिख रही है। पूर्णिया की सीट, जो खास पूर्णिया की सीट है, वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन यह सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। तो अब कटिहार की बात कर लें। कटिहार में तीसरे चरण में बीजेपी और RJD के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन यह सीट NDA के खाते में जाते हुए दिख रही है। कदवा सीट है कटिहार का। यहां JDU और कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहा है, और कांग्रेस ने यहां पर अपनी बढ़त बना ली। अब हम बात करते हैं बलरामपुर की। बलरामपुर में VIP पार्टी और CPI माले के बीच में लड़ाई थी। यहां माले बहुत आगे है। वहीं प्राणपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली। जबकि मनिहारी में भी JDU पीछे रह गई है, और कांग्रेस ने यहां अपनी बढ़त बना ली है। बरारी सीट पर JDU पीछे हो गई है, RJD ने यहां अपनी सीट बना ली है। तो कोढ़ा सीट जो है वह भी बीजेपी यहां पीछे हो गई है। अब हम बात करेंगे मधेपुरा की। मधेपुरा में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सीटें हैं उसमें आलमनगर, ये थर्ड फेज में यहां पर वोटिंग हुई थी। यहां JDU और RJD के बीच में मुकाबला हुआ, और यहां NDA आगे चल रही है। जबकि मधेपुरा के बिहारीगंज में JDU और कांग्रेस में बहुत कड़ा मुकाबला है, और यहां कांग्रेस पीछे चल रही है। जबकि सिंहेश्वर, आपको पता होगा कि सिंहेश्वर शिव का बहुत बड़ी नगरी है। वहाँ सिंहेश्वर रूप में भगवान शिव हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ JDU और RJD के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन JDU ने इस सीट को अपने खाते में करने की पुरजोर कोशिश की है, और ये सीट लग रहा है कि JDU के खाते में चली जाएगी। अब मधेपुरा शहर की बात करता हूँ, जहाँ JDU और RJD के बीच में कड़ा मुकाबला रहा। यहाँ RJD के कैंडिडेट, आप समझ ही रहे हैं, वो आगे बढ़ गई हैं। अब सहरसा की बात कर लें। सोनबरसा, सोनबरसा में JDU और कांग्रेस के बीच में संघर्ष है, और कांग्रेस यहां पर आगे है। तो खास सहरसा में
बीजेपी और आरजेडी के बीच में मुकाबला हुआ है और यहां बीजेपी आगे है। सिमरी बख्तियारपुर, जहां वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, वो खुद लड़ रहे थे, उनके खिलाफ आरजेडी के कैंडिडेट थे और ये सीट आरजेडी को जाते हुए दिख रही है। यानी मुकेश सहनी इस सीट पर पीछे हो गए हैं। अब महिषी सीट की हम बात करते हैं, जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुकाबला था। इस सीट पर भी आरजेडी आगे है। अब हम दरभंगा आते हैं। तीसरे चरण में दरभंगा के लगभग 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसमें तीसरे चरण में जो दरभंगा का शहर की सीट है, इसमें बीजेपी और आरजेडी के बीच में मुकाबला रहा है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट ने यहाँ संजय सरावगी ने अपनी बढ़त बना ली है। जबकि हायाघाट सीट पर बीजेपी और आरजेडी में आरजेडी पीछे हो गई है। आपको बता दें कि पिछली बार इसी हायाघाट सीट से लालू यादव के करीबी भोला यादव चुनाव जीत के गए थे और इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। हायाघाट से इस बार बीजेपी आगे चल रही है। जबकि बहादुरपुर से आपको मैं बताता हूं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला के बाद जेडीयू आगे है। केवटी सीट, जहां इस बार आरजेडी के बड़े लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अलीनगर छोड़ के यहां से फाइट करने गए थे, यहां वो थोड़ा आगे दिख रहे हैं। यहां बीजेपी के कैंडिडेट बिल्कुल नए थे और वो थोड़ा पीछे हो गए हैं। अब हम जाले की बात करते हैं। जाले सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला हुआ है। यहां कांग्रेस ने उस्मानी को टिकट दिया था और उस्मानी यहां पीछे चल रहे हैं। थोड़ा क्षमा करेंगे। अब आपको बताते हैं गायघाट सीट के बारे में कि थर्ड फेज में जेडीयू और आरजेडी के बीच में यहां कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन यह सीट आरजेडी के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। और आई सीट बीजेपी और सीपीआई के बीच में कड़ा मुकाबला रहा और यहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। बोचाहा सीट वीआईपी और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबले के बीच वीआईपी ने यहां बढ़त बनाई है। तो वहीं सकरा सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। कुर्हनी सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। तो खास मुजफ्फरपुर सीट, जहां से बिहार के नगर विकास मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं सुरेश शर्मा जी, वहां से उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन सुरेश शर्मा यहां आगे दिख रहे हैं। बीजेपी के खाते में ये सीट जाते हुए दिख रही है। अब हम बात करते हैं वैशाली की। वैशाली में महुआ सीट इस बार जेडीयू और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला रहा और जेडीयू ने इस सीट को अपने खाते में करने के लिए पुरजोर कोशिश की और वो इस सीट पर आगे भी है। पातेपुर सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में मुकाबला हुआ, यहाँ बीजेपी आगे है। तो कल्याणपुर सीट जो समस्तीपुर का है, यहाँ पर जेडीयू और सीपीआई एमएल के बीच में मुकाबला हुआ और यहाँ जेडीयू आगे है। वारिसनगर सीट जेडीयू और सीपीआई माले के बीच ही टक्कर है, यहाँ भी जेडीयू आगे है। जबकि समस्तीपुर सीट पर जेडीयू और आरजेडी में आरजेडी आगे है। मोरबा सीट की बात करें तो मोरबा में जेडीयू और आरजेडी के बीच में जेडीयू आगे है। और समस्तीपुर के सराय रंजन सीट मोस्ट वीवीआईपी सीट रही है ये। और इस सीट के बारे में आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के जो अभी है उसके अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो आगे दिख रहे हैं। जेडीयू कैंडिडेट के पक्ष में यह सीट जाते हुए दिख रही है। तो हमने इस बार आपको 78 सीट के बारे में, इस थर्ड पेज के बारे में जो वोटिंग हुई है उसके बारे में बता रहे थे। अगर आप कुल्लम हिसाब से देखें तो थर्ड पेज में एनडीए के खाते में 78 में से 50 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि
इसमें इस थर्ड फेज के चुनाव में एनडीए के सामने महागठबंधन पीछे रह गई है और यही कारण है कि थर्ड फेज के चुनाव के बाद हालांकि बड़े बड़े जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं उसने ये दावा किया है कि सबके एग्जिट पोल सही हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, जो आकलन है, उस आकलन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार थर्ड फेज में बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली और इसी कारण से यह उम्मीद की जा रही है कि बिहार में सरकार बनाने में एनडीए कामयाब भी हो सकती है अगर जो हमारा आकलन है ये आकलन सामने आया तो। अभी तक के लिए आपको इतना ही। इसके बाद आपको बताएंगे एक और एपिसोड में कि आखिर गठजोड़ कैसे होगा, कैसे एनडीए यहां पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगा, तो महागठबंधन के साथ कौन कौन से दल आ सकते हैं, तेजस्वी के खाते में कितने लोग आ सकते हैं, तो नीतीश कुमार के खाते में कितने लोग आएंगे, या फिर चिराग पासवान क्या करेंगे, इसको देखना है तो इंतज़ार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का। अब तक के लिए नमस्कार।